हाय बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है डियर, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप एमपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे QR कोड दिया गया है, मतलब पेपर पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न हमारे सामने, चिराग मैसर नहीं है, तो इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हर घर को। प्रश्न दूसरा है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर वा दृष्टांत। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा दुकानदार। चौथा प्रश्न है, क्षेत्र का तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द खेत। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ मिथिला। अगला प्रश्न देखिए लास्ट छठवां है, बायोडाटा की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसकी जो भाषा है सरल एवं सीधी होनी चाहिए। सो डियर, यहाँ पे पहला प्रश्न क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 हमारे सामने, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा डैश डैश है, तो इसका आंसर करना हमें राजस्थानी। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के अनुसार डैश में धूप लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरख्तों के साये में। संचारी भावों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 है। अगला प्रश्न चौथा दिया गया यहाँ पे, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग्य डैश डैश का अंश है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। पांचवा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है, तो पालर पानी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए सातवां है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 है हमारे सामने, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ एंड दूसरे साइड है स्तंभ वा। पहला प्रश्न है, कविता का गांधी, तो इसका आंसर करना है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है, संतन डिग बैठी बैठी, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा है, शेखर जोशी, गलता लोहा। चौथा है, हाथ मलना, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना। पांचवा है, भरतनाट्यम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का तमिलनाडु। लास्ट है, अनुस्मारक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरण पत्र या फिर हम लिख सकते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड फटाफट आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि की कलम और कागज। दूसरा प्रश्न है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई 2 लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र। तीसरा प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय के लॉन में। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वह आकर्षक होना चाहिए। छठवां प्रश्न है, आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगुन। अगला प्रश्न देखिए लास्ट है 7वां, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरें और दीवार। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में चयन कर सत्य और असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, यह हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया था, तो यह हो जाएगा सत्य। अगला लास्ट छठवां क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। प्रश्न 6वां देखिए, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना है बच्चों हमें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने इसका आंसर है, लिखना है निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, भक्त ईश्वर को किसी भी रूप गुण या विशेषता से नहीं बांधता। और दूसरा पॉइंट लिखना है, निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रायः ध्यान योग और ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। और इसके 2 निर्गुण भक्ति धारा के कवि के नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा कबीर और दूसरा हो जाएगा सूरदास। तो यहाँ पे अपना 6वें का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अपना घर का मतलब है
मोह ममता का संसार। इसे भूलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस संसार में रहकर व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से पीछे रह जाता है। तो ये हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। कोई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। एक साइड लिखना है हमें प्रबंध काव्य, दूसरे साइड लिखना है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में हो जाएगा पहला पॉइंट, इसका आकार बड़ा होता है, और मुक्तक काव्य में हो जाएगा इसका आकार छोटा होता है। अगला लिखना है दूसरा पॉइंट, इसमें कथानक क्रम होना अनिवार्य है, इसमें कथानक कोई क्रम नहीं होता। 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर हमें करना है यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, सबसे पहले हेडिंग डालना है, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। तो यहाँ पे 9वें का क्वेश्चन कंप्लीट, 9वें का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना सभी प्रश्नों का। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइड लिखना नाटक एंड दूसरे साइड हो जाएगा एकांकी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें अनेक अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो ये हो जाएगा 10वें का आंसर। प्रश्न 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रजनी पटकथा पढ़ने के बाद यह संदेश मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति में साहस, विश्वास और मेहनत है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें उत्तर क्रमांक 12 लिखना है, चरित्र सबसे बड़ा धन है क्योंकि भाव और विचारों का विस्तार करने के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के चरित्र में स्थिरता, ईमानदारी, नैतिकता और समर्पण के गुण होने चाहिए जो उसे अधिक आदर्श बनाते हैं और उसे समाज में उत्तम स्थिति में रखते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12। अगले देखिए प्रश्न 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। इसका आंसर लिखना में शुद्ध रूप में, पहले का आंसर हो जाएगा सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस है, और दूसरा हो जाएगा अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 है, कोई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। इसका आंसर यहाँ पे करना हमें, कोई की चिनाई एक विशेष तरह से की जाती है। कोई की खुदाई के बाद खड़िया की पट्टी पर चिनाई करने पानी को जमा किया जाता है। कुई की चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिजारो कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 14 कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 15 है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक अपना 15। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है बच्चों। यहाँ पे मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा इसका 2 रचनाएं, दूसरा लिखना है कला पक्ष, और तीसरा लिखना है साहित्य में स्थान। 17 नंबर देखिए, मन्नू भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पॉइंट है 2 रचनाएं, दूसरा हो जाएगा भाषा शैली, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 18 है, 18 नंबर है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। एक साइड लिखना राजभाषा, दूसरी साइड हो जाएगा राष्ट्रभाषा। पहला पॉइंट है, राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। दूसरा पॉइंट, इसकी शब्दावली सीमित है, इसकी शब्दावली विस्तृत है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, राजभाषा किसी राज्य में अनेक हो सकती है, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र में एक ही होती है। चौथा हो जाएगा, राजभाषा नियमों में बंधी होती है, राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो आप लोग फटाफट उत्तर क्रमांक 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सिंपल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हमारे सामने। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सटीक सार्थक शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य जीवन। दूसरा हो जाएगा, मनुष्य अपने जीवन में किनके संपर्क में आता है। तो आपको यहाँ से लिखना है, मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, तीसरा प्रश्न है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से लिखना है, कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोजकर उनमें विकास की अनुकूलता पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें करना है ये वाला, आप लोग कर लीजिए इसका, अथवा ना हो कमीज तो पावों के पेट ढक लेंगे। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं प्रसंग दी गई है और यहाँ पे व्याख्या दी गई है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। काव्य सौंदर्य भी लीजिए बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य भी बोला गया लिखने के लिए। तो काव्य सौंदर्य ये दिया गया है एंड आपको फटाफट इनको तैयार कर लेना है। एकदम सिंपल है, उम्मीद है कि आप लोग इसे फटाफट तैयार कर लेंगे।
अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है। 21 भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है हमें। मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को, ये वाले चैप्टर का हमें कराना है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर। आप लोग फटाफट प्रसंग का और व्याख्या का, और लास्ट में बच्चों विशेष लिखना हमें, तो आप लोग विशेष का भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 21 हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 22 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच का आवेदन कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना हमें। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग यहाँ पे इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको दिखाने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। प्रार्थना पत्र दी गई है परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आपको यहाँ से इसका अथवा कर लेना है उत्तर क्रमांक 22 का। अगला प्रश्न देखिए 23 हमारे सामने, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है श्रम का महत्व दिया गया है, दूसरा दिया गया है कंप्यूटर की उपयोगिता, तीसरा दिया गया है मेरे सपनों का भारत, चौथा दिया गया बुजुर्गों की देखभाल, और अगला दिया गया है जीवन में अनुशासन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने विज्ञान का चमत्कार ले लिया। सबसे पहला पॉइंट पहला लिखना है प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा विज्ञान के आविष्कार, तीसरा पॉइंट लिखना है विज्ञान से लाभ या हानि, और चौथा पॉइंट लिखना है उपसंहार। तो आप फटाफट सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप लोग। और दूसरा का आपको कराना, दूसरा भी आप करा लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में दिया गया है ऐसे, तो आप इनमें से किसी एक के बारे में हमें यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना है। अगला कर सकते हैं वन और पर्यावरण वृक्षों का महत्व के बारे में दिया गया है, तो आप किसी एक के बारे में अच्छी तरीके से आपको डिटेल से लिख देना है।